हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से एक हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, दुर्वासी जमींदारी प्रथा बंगाल के स्थायी भूमि बंदोबस्त का एक परिणामी अभिलक्षण थी। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अब ये दुर्वासी जमींदारी प्रथा क्या थी? दुर्वासी जमींदारी प्रथा ये एक तरह का उपजमींदारी ही थी कि ज़मींदार जो थे वो अपने अंडर छोटे छोटे ज़मींदार ला रहे थे और वो उनकी जगह कर वसूल करते थे। उसी का ही एक नाम है दुर्वासी जमींदारी प्रथा। आंसर देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्वासी प्रथा या अनुपस्थित जमींदारी बंगाल के स्थायी भूमि बंदोबस्त का एक स्वाभाविक परिणाम था। जैसे मैंने बताया कि ये दुर्वासी प्रथा जो थी ये अनुपस्थित ज़मींदारी ही थी, मतलब उप ज़मींदारी की ज़मींदार जो थे वो अपने अंडर छोटे छोटे ज़मींदारों को रख रहे थे कर वसूलने के लिए। तो ये स्थायी बंदोबस्त का ही परिणाम था। स्थायी बंदोबस्त में ही ये निकल कर आया था उप ज़मींदारी। नेक्स्ट लाइन, यद्यपि आरंभ में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस तथ्य के प्रति अत्यधिक सजग था कि स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत अनुपस्थित भू स्वामित्व का विकास नहीं हो सके, परंतु इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सका। इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने जब देखा कि जो ज़मींदार है वो अपने अंडर छोटे छोटे ज़मींदारों को ला रहे हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में कॉर्नवालिस ने मान लिया। बस इसमें यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, बताया जाता है कि आरंभ के कुछ दशकों में सूर्यास्त कानून के अंतर्गत बहुत सी जिम्मेदारियां नीलाम हो गई थी। अब सूर्यास्त कानून क्या होता है? इसमें होता है कि एक डेट डिसाइड कर ली जाती थी और एक उस दिन का टाइम भी डिसाइड कर लिया जाता था कि इस टाइम तक शाम को 5 या 7 बजे तक ज़मींदारों को कर चुकाना होता था ब्रिटिशर्स को। अगर नहीं चुका देते तो फिर उनकी जो ज़मींदारियाँ थी वो नीलाम हो जाती थी। नेक्स्ट लाइन, इन ज़मींदारियों को खरीदने वाले बहुत से लोग बाहर तत्व के थे और वे अपने कारिंदों तथा गुमाशतों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करते रहे। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो ज़मींदार थे वो बाहर के लोग थे, वो गाँव के लोग नहीं थे, वो एक पर्टिकुलर एक जगह के नहीं थे, वो बाहर के लोग थे और वो अपने कारिंदों तथा गुमाशतों के माध्यम से कर वसूलते थे। कारिंदों और गुमाशतों मतलब क्या होता है कि एक तरह के एजेंट होते थे और ये जो लोग थे बाहर के लोग, ये एजेंट के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करते थे। इसमें बस यही कहना चाह रहे हैं। उसी तरह कुछ ज़मींदार नगरीय क्षेत्रों में बस गए और वे अपने कारिंदों के माध्यम से भू राजस्व का संग्रह करते रहे। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो ज़मींदार थे, जो ज़मींदारियाँ खरीदते थे, वो गांव में रहते ही नहीं थे, वो बाहर चले जाते थे, नगर में चले जाते थे और वो ही अपने एजेंट को भेजते थे, उनके माध्यम से भू राजस्व का संग्रह करते थे, मतलब भू राजस्व इकट्ठा करते थे, कर इकट्ठा करते थे। उस रकम का एक बड़ा भाग नगर में ही खर्च हो जाता था और जो भी वो वसूलते थे उसका आधा 50% या जो भी हो वो उसको नगर में ही खर्च कर देते थे। नेक्स्ट लाइन, सबसे बढ़कर 1819 में वर्धमान के राजा ने, जो एक बड़ा ज़मींदार था, अपनी ज़मींदारी को कुछ अन्य लोगों के बीच पट्टे में विभाजित कर दिया। इसे पट्टनी पद्धति कहा जाता था। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जो 1819 में जो वर्धमान का राजा था उसने क्या किया था कि उसने अपनी जो ज़मींदारी थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग एजेंट को दे दिया गया था, तो उसे ही पट्टनी पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, यद्यपि गवर्नर जनरल ने उसका विरोध किया पर अंत में इसे स्वीकार कर लिया गया। ये सबको क्लियर हो रहा होगा, इजी लैंग्वेज में लिखा है। अतः किसान एवं बड़े ज़मींदार के बीच मध्यस्थों के स्तर कायम होने लगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जो ज़मींदार थे
और जो किसान थे उनके बीच में वो जो छोटे छोटे एजेंट थे वो आने लग गए थे। बस इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, इसके परिणाम स्वरूप भूमि किराए की राशि बढ़ती चली गई तथा अंत में किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो किसान थे, कर था वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10/11 भाग किसानों का जाता था कर के रूप में। तो उनको, किसानों को काफ़ी आर्थिक परेशानी होने लग गई थी, क्योंकि उनका बहुत सारा पोषण टैक्स के माध्यम से जा रहा था, ज़मींदारों को जा रहा था और ब्रिटिश सरकार को जा रहा था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दूरवासी ज़मींदारी प्रथा स्थायी भूमि बंदोबस्त का एक परिणामी अभिलक्षण थी। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। जो भी डाउट हो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।